नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर एक खबर की पूरी पड़ताल, साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। इसके साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां नागपुर हिंसा का अब बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आए। जी हां, नागपुर में जो हिंसा हुई, हिंसा के बाद से पुलिस लगातार जांच कर रही है। कई सारी गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। यहां तक कि जो पूरा मास्टरमाइंड है इस पूरी हिंसा का, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब पूछताछ में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आए, कैसे बताएंगे विस्तार से आपको। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, दिशा सालियन मर्डर केस में इस वक्त नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि दिशा सालियन के पिता ने अब एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। 2 एक्ट्रेस का भी नाम लिया। बताएंगे विस्तार से पूरी खबर आपको साथ लेके। साथ ही तीसरी और प्रमुख खबर है मेरठ की मर्डर स्टोरी से जुड़ी। जी हां, मेरठ की ये मर्डर स्टोरी क्या है पूरी, जो इस वक्त लगातार चर्चाओं में बनी हुई है और जिसने हर किसी को चौंका दिया है, हैरान कर दिया। बताएंगे पूरी मर्डर मिस्ट्री आपको विस्तार से। तो ये तीनों ही प्रमुख खबरें जिन पर आज रहेगी न्यूज पंच के जरिए नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच में। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को 2 गुटों में हुई हिंसा की झड़प और आगजनी के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हिंसा से जुड़े हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मुख्य मास्टरमाइंड फहीम खान शमीम भी गिरफ्तार किया गया और उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर किए गए भड़काऊ पोस्ट में नागपुर पुलिस ने साइबर सेल की ओर से दर्ज की गई 4 एफआईआर में से 1 एफआईआर में देशद्रोह की धाराएं भी लगाई गई हैं और इन एफआईआर में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें फहीम खान भी शामिल है, जिस पर देशद्रोह के आरोप लगे। अभी भी इलाके में कई जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ है और पुलिस की जांच भी जारी है। अभी तक की जांच में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह की जा रही है इस पूरी हिंसा की जांच। डाला गया है वो गुना नंबर 30/25 में डाला गया है, जिसके अंतर्गत जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाएंगे। 6 आरोपी हमने उसमें लिखे, उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। 4 एफआईआर दाखिल की है, 230 के ऊपर प्रोफाइल्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है, और अभी एफआईआर में 50 के ऊपर प्रोफाइल्स उसमें डाली गई हैं। तो साइबर डीसीपी नागपुर के, उनको आपने सुना, जो सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई, कितनी एफआईआर की गई, ये तमाम जानकारियां दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ ही नागपुर हिंसा की जांच किस तरीके से तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है, एक बार उस पर भी नजर डालेंगे। जहां अभी हमने आपको सुनाया साइबर डीसीपी की तरफ से, लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ है इस पूरी हिंसा की जांच में वो आपको बता दें। कुल 10 एफआईआर अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज की गई हैं, जिसमें से जांच में 18 टीमें इस वक्त लगी हुई हैं जांच करने के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि 200 लोगों की पहचान हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, वीडियोस के आधार पर, और बाकी जो 1000 लोग हैं उनकी भी पहचान अभी बाकी है, उनकी पहचान भी लगातार की जा रही है। तो ऐसे में लगातार ये कार्रवाई हो रही है और नागपुर हिंसा में अभी तक पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है वो हम आपको बता रहे हैं। कुल 10 एफआईआर अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज की गई, लेकिन अभी 1000 लोगों की पहचान होना अभी भी बाकी है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन भी इस वक्त सामने आया। जब कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई तो पूछताछ में बांग्लादेशी कनेक्शन है। हिंसा के बाद से लगातार मामले की जांच हो रही है। 100 पोस्ट और वीडियो की पहचान इस वक्त की गई है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई और वीडियोस शेयर की गई, उनकी पहचान भी इस वक्त पुलिस कर रही है। इसके साथ ही सांप्रदायिक अशांति फैलाना था इस पूरी हिंसा का मकसद। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो जिस तरीके से उपद्रवी अचानक से वहां पर आते हैं और हिंसा फैलाते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर अब सामने हो रहा है कि ये पूरा
प्री प्लान था। ज्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट्स बांग्लादेश से संचालित होते हैं और इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ये नफरत फैलाने की कोशिश की गई, हिंसा भड़काई गई और बांग्लादेशी फेसबुक यूजर्स ने भड़काऊ पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पर, जिसके बाद में कहीं ना कहीं ये हिंसा भड़कती हुई नजर आई। तो ऐसे में सीधे तौर पर आप अगर देखें तो बांग्लादेश से जो कनेक्शन ये जुड़ा हुआ सामने आया है, तो बांग्लादेश कनेक्शन के जरिए भी अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस आगे करती हुई नजर आएगी। साथ ही आपको बता दें करीब 5000 सस्पेक्ट अकाउंट को हटाने का भी अनुरोध इस वक्त किया गया है, जहां से इस तरीके की जो पोस्ट है वो की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा होने का रुख करेंगे। योगेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि डीसीपी साइबर क्राइम के जो डीसीपी है नागपुर के, उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जानकारी दी और बताया कि अभी तक कितनी एफआईआर हो चुकी हैं और किस तरीके से जांच चल रही है। योगेश। कृतिका, देखिए अपडेट की बात करें तो सबसे पहला बड़ा अपडेट यही है कि देशद्रोह का जो धारा होती है वो लगाई गई है एफआईआर में कुल 6 लोगों में, जिसमें फहीम जो मुख्य आरोपी इस मामले में अब तक जिसका नाम सामने आ रहा है उसके खिलाफ भी लगी है। कुल 6 लोग हैं जिनके खिलाफ 153 जो है बीएनए, जो कि पहले 124A था आईपीसी में, वो जो धारा है वो लगी है। काफी संगीन धारा मानी जाती है और इसको लेकर जो है साइबर सेल ने पूरी जो है जानकारी इकट्ठा की है। एक जो बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूंगा, जो बांग्लादेशी कनेक्शन आ रहा है वो बेसिकली उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि साइबर सेल से जो जुड़े सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि एक वेल हेस्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत ये भी संभावना, इसकी भी संभावना या आशंका जो भी कह लीजिए, ये भी बन रही है कि जानबूझकर कई अकाउंट्स को बांग्लादेशी प्रोफाइल का नाम दिया गया हो ताकि उनको ट्रैक न किया जा सके, ताकि जो एक तरीके का हम टूल किट जिस तरीके से हम कहते हैं वो ये प्रोपेगेंडा एस्टेब्लिश किया जा सके कि देश के अंदर से नहीं बल्कि देश के बाहर की ताकत है, उसको भी जो साइबर सेल है वो जांच कर रहा है कि क्या सही में बांग्लादेशी कनेक्शन है या फिर देश के अंदर ही वैसे लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेशी प्रोफाइल करके उस चीज को इस तरीके से प्रोपेगेट किया है ताकि वो लगे कि बांग्लादेशी कनेक्शन है। पहली बात। दूसरी बात, फाहिम को लेकर प्रोडक्शन वारंट जो है, प्रोडक्शन वारंट वो वारंट होता है जो कि जब ऑलरेडी कोई एक्यूज जो है वो कोर्ट में है या फिर पुलिस कस्टडी में है या फिर जुडिशियल कस्टडी में है, तो उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो उसको प्रोडक्शन वारंट कहते हैं। ये बेसिकली वो है, मान लीजिए कि कोई सीबीआई किसी आरोपी को पकड़े हुए है लेकिन ईडी को भी उसे पूछताछ करनी है तो प्रोडक्शन वारंट की जरूरत होती है। इस मामले में साइबर सेल जो है उसने प्रोडक्शन वारंट को लेकर वो मूव कर सकती है कोर्ट, ये फिलहाल सूचना मिल रही है, क्योंकि फिलहाल फहीम जो है वो पुलिस कस्टडी में है। कल पुलिस कस्टडी खत्म हो गई। कई सारे आरोपी हैं जो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। 85 का आंकड़ा जो है सुबह जो है वो रविंद्र सिंघल जो कि वहां के कमिश्नर हैं उन्होंने दिया था। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ रहा है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। तो कल बेसिकली इस मामले में जो जिनकी पुलिस कस्टडी खत्म होगी वहां पे उनको वापस पेश किया जाएगा जो पुलिस के द्वारा, और फिर ये चीजें सामने आएगी जो कि पुलिस कोर्ट को बताएगी कि पूछताछ के दौरान क्या चीजें जो है वो सामने आई। तो कल इस मामले में काफी महत्वपूर्ण दिन होगा, कल ही ये पुलिस हो सकता है कोर्ट में खुलासा करे, और पुलिस अगर इस मामले में चाह रही है कि आरोपी का जो पुलिस कस्टडी उसको एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, तो उसको लेकर पुलिस क्या ग्राउंड देगी वो देखना इस मामले में कल काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही योगेश, अगर हम देखें तो 18 टीमें जो है वो इस वक्त लगातार जांच कर रही है, 200 लोगों की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी भी 1000 लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं, यानी कि उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस मामले में किस तरीके से जांच की जा रही है और लोगों की पहचान की जा रही है? देखिए, कई सारे एंगल हैं इस मामले में। टीम की बात इसलिए हो रही है कि साइबर सेल का अलग पूरा का पूरा सेटअप, साइबर सेल का अलग सेटअप है, अलग रिसोर्सेज है, और साथ में जो महाराष्ट्र की एटीएस एंटिटी स्क्वाड जो कि जिसका डोमेन जो है बेसिकली टेररिज्म को डील करना है, वो खुद इस मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम अलग जांच कर रही है, नागपुर पुलिस जो है वो भी जांच कर रही है, बाकी और एजेंसियां जो है वो भी इस मामले में जांच कर रही है। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो चल रहा है इस मामले को किस तरीके से अनर्थ किया जाए कि कॉन्स्पिरेसी है किस पैमाने पर और कहां से हुई। दूसरी बात, जहां तक अगर आप इस जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी के अलावा अगर आप बात करें तो फहीम के बारे में जो मेन एक्यूज्ड है उसके बारे में अगर बात करें तो उसकी गिरफ्तारी चूंकि ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके क्लू पे और ये चीजें कहां तक है और पर्दे के पीछे कितने लोग हैं, जैसा कि 1000 से ज्यादा का जो आंकड़ा आ रहा है, इसमें क्या वो लोग ही हैं जो ग्राउंड पे थे या फिर वो भी लोग हैं जो कि जो है जिन्होंने पहले कुछ कम्युनिकेशन किया हो या फिर कुछ उस तरीके के मटेरियल्स किए। क्योंकि अगर आप साइबर डीसीपी का अगर पीसी देखेंगे तो वीडियो को चॉप किया गया है, ये पहले भी हो चुका है कुछ जगहों पर,
जहां वीडियो को काट करके वीडियो अपलोड किया गया ताकि भावनाएं भड़काई जा सके और अपना हिस्सा साधा जा सके और हिंसा भड़काया जा सके। बिल्कुल इस मामले में भी वही हुआ है, वीडियो को कट करने की बात हुई है और कट करके उसको अलग अलग हैंडल से प्रोपेगेट किया गया, अलग अलग हैंडल से उसका प्रसारित किया गया है। तो वो है। दूसरी बात जो आपने अपने एंकरिंग में भी बिल्कुल सही कहा, जो सोशल मीडिया अकाउंट से जो जैसे इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है या फिर जो इनके अथॉरिटीज है, जो इनके जो अधिकारी है, इनसे भी कोऑर्डिनेट करके एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है कि जो फेक अकाउंट है उनके पीछे बिल्कुल लगातार कार्रवाई इस पूरे मामले में अब की जा रही है और लोगों की जांच भी इस वक्त चल रही है पुलिस के द्वारा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और इसी पर आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत का मामला अब एक बार फिर से सुर्खियों में। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत नए सिरे से जांच कराने के लिए बंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिशा के पिता ने इस याचिका में जांच के साथ साथ शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे पर एफआईआर की भी मांग की है और इसके साथ ही 2 एक्टर्स पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले के दोबारा से सुर्खियों में आने के बाद में अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया है। नेता अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है नेताओं का इस पूरे मामले को लेकर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दिशा के पिता ने अपनी याचिका में क्या कुछ कहा है। तो आपको बता दें कि 4 साल बाद दिशा सालियान केस में अब एक ये नया मोड़ आया है, जहां पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपनी इस दायर याचिका में सीबीआई जांच की मांग इस वक्त दिशा के पिता की तरफ से की गई है कि इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच हो, सीबीआई जांच हो। इसके साथ ही इस दौरान इस याचिका में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे पर भी एफआईआर की मांग दिशा के पिता की तरफ से की गई है। पिता ने बेटी के गैंगरेप का भी आरोप लगाया है, ये बात भी अब निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी तक हम देखें तो इस पूरे केस में कहा जा रहा था कि ये सिर्फ एक दुर्घटना है। याचिका दायर के बाद में महाराष्ट्र की जो सियासत है वो इस वक्त गर्मा गई है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में 8 जून को दिशा सालियान की मौत हुई थी, 14वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हुई थी और जिसके बाद में इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को बताया गया था कि ये दुर्घटना हुई है। लेकिन पुलिस जांच में इस बात को दुर्घटना बताया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरे केस में एक और नया मोड़ आ चुका है और दोबारा से सीबीआई जांच की मांग पिता करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर अभी तक दिशा के सालियान केस में कब क्या क्या हुआ है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 8 जून 2020 को 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हुई थी और पुलिस ने इस दौरान अपनी जांच में इस मौत को दुर्घटना बताया था। इसके साथ ही पुलिस ने उस दौरान जो जांच की थी उसमें इसको दुर्घटना बताया गया, जिसके बाद अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की जांच की याचिका पर विचार नहीं किया। जो मौत की जांच की याचिका जो दायर की गई थी उस पर नवंबर 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया नवंबर 2020 में। उसके बाद अगस्त 2021 में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दी, यानी कि इस केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये केस खुलता हुआ नजर आएगा। 21 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी को ये पूरा मामला सौंप दिया था और जांच का आदेश दिया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई। नीतीश राणे की तरफ से कहा गया कि आदित्य ठाकरे को बचाने वाले अब क्या कहेंगे, और इसके साथ ही योगेश कदम की अगर हम बात करें तो योगेश कदम की तरफ से कहा जा रहा है कि दिशा के पिता राज्य की होम मिनिस्ट्री को सबूत सौंपे, हम आगे की जांच करवाएंगे। उदय सामंत की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी काफी ज्यादा हो रही है, जिसको लेकर उदय सामंत की तरफ से इस बात को कहा गया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो और भी कई सारी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना थी। हालांकि पिता ये कह रहे हैं कि ये हत्या ही थी। इसके अलावा अनिल देशमुख की तरफ से कहा जा रहा है कि दिशा सालियान के पिता से मामले की पूरी जानकारी ले रहा हूं। अनिल देशमुख कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब क्या कुछ उनके पास सबूत है उसकी जानकारी वो ले रहे हैं। रोहित पवार की तरफ से कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर कि अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने वाले को न्याय मिलना चाहिए। तो ये तो रही नेताओं की प्रतिक्रिया कि क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। योगेश, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है और जब दोबारा से बॉम्बे हाईकोर्ट जब पिता पहुंच रहे हैं तो वहां पर सीधे तौर पर हम देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति पर सीधे तौर पर असर हो रहा है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। शिशिर।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो कल शाम से हमने देखा ये खबर जो है महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा चुकी है। कल जब दिशा सालियान के जो पिता है उन्होंने एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हुई, और इस हत्या में अगर देखा जाए कई बड़े नाम शामिल है। जो याचिका उन्होंने दायर की है उसमें अगर देखा जाए आदित्य ठाकरे समेत बाकी बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कुछ सितारे हैं जिनका नाम इस याचिका में दायर किया गया है, डाला गया है, और उन्होंने ये मांग की थी कि इस बारे में जो है निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और जो आरोपी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये उनकी याचिका थी। इस याचिका के बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा का सत्र शुरू है, और यहाँ पर खास तौर पर महाराष्ट्र के विधानसभा में जब ये मामला लाया गया तो सदन जो है 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी के विधायक जो है अमित साटम और नितेश राणे द्वारा ये मामला उठाया गया, तो जहां पे उन्होंने मांग की थी कि तत्कालीन सरकार ने इस मामले को दबाने के लिए प्रयास किया है, इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की गई है। हालांकि तत्कालीन सरकार के जो मंत्री है आदित्य ठाकरे, उनका नाम इसमें शामिल था और इसीलिए सरकार ने ये विषय जो है दबाने का प्रयास किया। इस प्रकार से आरोप विपक्ष ने जो है सत्ता पक्ष ने जो है लगा है विपक्ष के ऊपर। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो नितेश राणे ने यह मुद्दा हमेशा से ही आगे रखा है। उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने इस बारे में जो जिक्र किया था, कुछ सबूत उनके पास जरूर थे इस बारे में। हालांकि उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो वो एसआईटी के सामने भी जाएंगे, लेकिन नितेश राणे का ये कहना है कि जो एसआईटी पिछली सरकार के कारण, मतलब तत्कालीन सरकार के वक्त जो बनाई गई थी, उसमें कुछ अफसर थे जो इस केस को दबाने का प्रयास कर रहे थे और इसीलिए वो एसआईटी के सामने नहीं गए। इस प्रकार का पत्र भी उन्होंने लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये मामला सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कई सारे तथ्य जो है ये राजनेता कह रहे हैं कि हम उजागर करेंगे, तो ऐसे में इन सभी बिंदुओं पर जो है विचार करने की जरूरत है। सदन में एक बात उठी, सदन में एक हालांकि जो गृह मंत्री, एक राज्य मंत्री है, उनसे ये पूछा गया कि क्या सरकार इस बारे में कोई कदम उठाएगी, तो उस बारे में जवाब देते हुए जो गृह राज्य मंत्री है महाराष्ट्र के योगेश कदम, उन्होंने कहा कि इस वक्त ये न्यायिक प्रक्रिया है, जो कोर्ट आदेश देगा उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस वक्त कहीं ना कहीं कटघरे में आदित्य ठाकरे समेत बाकी बॉलीवुड सितारे भी मौजूद है जिनका जिक्र जो है इस एफआईआर में किया गया है। अब सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठाती है देखना होगा। हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए 2022 में एक एसआईटी का गठन भी किया गया था और इस वक्त अगर देखा जाए सत्ता पक्ष विधायक है वो ये कह रहे हैं कि जो एसआईटी का गठन 2022 में किया था, आखिर उनकी फाइंडिंग्स क्या है, उनकी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग क्या है, वो भी लोगों के सामने रख देनी चाहिए। तो ऐसे में अब ये सभी मुद्दे जो है किस प्रकार से जांच की गई है सामने आएगा, और साथ ही साथ जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगा, सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि कुछ लोग इसमें तत्कालीन सरकार के मंत्री भी शामिल थे, तो इस बारे में भी जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस प्रकार से मांग जो है सत्ता पक्ष बीजेपी के विधायक इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन योगी शिशिर, अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में आगे तो जांच होगी ही, लेकिन साथ ही अब इसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम सामने आ रहा है और संजय राउत कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक दुर्घटना ही थी और ये हत्या नहीं थी। ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है, यानी कि आदित्य ठाकरे का पक्ष लेते हुए संजय राउत इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संजय राउत द्वारा कहा गया है कि 4 साल बाद आखिर क्यों इस प्रकार से जो है ये याचिका दायर की गई। उस वक्त अगर चाहते दिशा सालियान के पिता अगर उनको कोई कंप्लेंट करनी, कोई याचिका दायर करनी थी तो उस वक्त भी वो कर सकते थे। हालांकि संजय राउत ने यह भी कहा है और साथ ही साथ बाकी जो बीजेपी शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के नेता है उन्होंने ये भी कहा है कि उस वक्त उनसे पूछा गया था कि क्या वो केस दायर करना चाहते हैं। हालांकि उस बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी और अब 4 साल बाद जिस प्रकार से मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है, कहीं ना कहीं ये शंका के घेरे में है, ये कहना संजय राउत का है। लेकिन उसी का तर्क अगर देखा जाए, जिस प्रकार से इस वक्त नितेश राणे हो या फिर अमित साटम हो, उनका ये कहना है कि उस वक्त जो है दिशा सालियान के परिवार पर सरकार का दबाव था और इसीलिए वो खुलकर इस बारे में बात नहीं कर रहे थे। ये आरोप जो है इस वक्त बीजेपी के जो विधायक है वो लगा रहे। तो ऐसे में अब ये दावे प्रतिदावों का इस वक्त जोर है, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त मामला कोर्ट में है, तो एक बार फिर से क्या सरकार इसकी जांच कराती है, निष्पक्ष तरीके से कराती है और कौन सी फाइंडिंग्स हालांकि जांच में सामने आती है, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर को लेकर, साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, चर्चा करेंगे इसको लेकर। और लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे मेरठ से सनसनीखेज मामला। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा,
ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते खबरों में, जहां आपको बता दें अगली खबर का रुख करते हैं। पत्नी, बॉयफ्रेंड, सीमेंट और चाकू। जी हां, इन 4 शब्दों में छिपी है मेरठ के सौरभ राजपूत के मर्डर की पूरी हिस्ट्री। प्यार, शादी, धोखा और फिर कत्ल की ऐसी डरावनी कहानी जिसको सुन के हर किसी की रूह कांपती है। जी हां, मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड ने सभी के होश उड़ाकर रख दिया और हर और यही चर्चा है कि कैसे कोई पत्नी अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी दर्दनाक मौत दे सकती है, और साजिश ऐसी कि किसी को भी भनक तक नहीं लगी। इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर समाज किस ओर जा रहा है। कोई अपने घर में घर वालों के साथ भी सुरक्षित नहीं है। अपने संवाददाता से जानेंगे इस वारदात के बाद का एक एक अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको बताते कि कैसे इस वारदात को दिया गया अंजाम। तो मेरठ पुलिस की तरफ से इस पूरे मर्डर की थ्योरी बताई गई है, साझा की गई है, जिसमें पुलिस की तरफ से कहा गया कि 3 मार्च की रात को सौरभ राजपूत की हत्या की गई। उसकी जो पत्नी है मुस्कान रस्तोगी, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के, बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर इस मर्डर को अंजाम दिया है। इसके साथ ही कातिल मुस्कान की मर्डर प्लानिंग क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। हत्या के लिए मुस्कान और साहिल ने पूरी योजना बनाई थी। दोनों ने मिलकर के इस योजना को अंजाम दिया। चाकू और बेहोशी की दवाएं पहले ही खरीद ली गई थी इस वारदात को अंजाम देने के लिए, पति की हत्या करने के लिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसके बाद में सौरभ बेहोश हो गया था और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बेहोशी में ही सौरभ पर चाकू से कई सारे वार किए गए, उसके शव के कई टुकड़े कर दिए गए, और जिसके बाद ये पूरे मामले की भनक तक किसी को नहीं लग पाई। साथ ही आपको बता दें कि सबूत मिटाने के लिए कमरे को ब्लीचिंग पाउडर से भी धोया गया, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई सबूत उस कमरे में ना रहे। 4 मार्च को मुस्कान ने बाजार से एक ड्रम खरीदा और सीमेंट खरीदा, जहां से शव बरामद किया गया। तो ये ड्रम और सीमेंट खरीदा गया था और शव को उसमें सीमेंट के घोल के साथ भरकर रख दिया गया। उस शव को सीमेंट के घोल में घोला और ड्रम में भरकर रख दिया। आखिर इस पूरे मर्डर का खुलासा कैसे हुआ वो आपको बता देते हैं। 17 मार्च को मुस्कान से 6 साल की बेटी ने अपने पिता के बारे में पूछा, जिसके बाद बेटी के सवाल से मुस्कान जो है भावुक सी हो गई, और भावुक होने के बाद नहीं कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आई। भावुक होने के बाद मुस्कान अपने मायके पहुंचती है और हत्या का जो इल्जाम है वो ससुराल पक्ष के लोगों पर उनकी तरफ से लगा दिया जाता है सीधे तौर पर। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो इसके बाद में मुस्कान के परिजनों को जब इस पर भरोसा नहीं हुआ तो उसे खुद थाने में ले गए। मुस्कान को थाने में लेकर उसके ही परिवार के लोग जाते हैं और पूछताछ में मुस्कान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जो उसने क्राइम किया था उसको स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से इस पूरे मर्डर मिस्ट्री ये सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर परिवार के लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। तो सीधे तौर पर ये मर्डर की पूरी मिस्ट्री इस वक्त सामने आ गई है, और इस मर्डर की पूरी कहानी सामने आने के बाद में हर कोई हैरान है। हमारे साथ हमारी सहयोगी संगीता इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। संगीता, अगर हम देखें तो अब तक इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से भी कई सारे खुलासे कर दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट।
है कि इस मामले में जो काफी दिल दहलाने वाला है, सभी लोग इस बात से बहुत स्तंभ हैं क्योंकि ये प्यार मोहब्बत और रिश्तों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बनाता है। बिल्कुल। और जिसका मृतक का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसके जो घर वाले हैं वो लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुस्कान के अपने माँ बाप इस समय शक के घेरे में। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संगीता, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला सामने है, इसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया कि क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपने घर में भी आज सुरक्षित नहीं है। ये पूरी कहानी से ये जरूर नजर आता है कि आज की तारीख में हमारा समाज किस ओर जा रहा है। इस पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पॉइंट पे मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।